स्टूडेंट्स आइए आज हम करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक substances which are oxidized during respiration to liberate energy inside the living cell. लिविंग सेल के अंदर जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी लिबरेट करते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के हिसाब से ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ये 1 नंबर का आ सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो सब्सटेंसेस जो रेस्पिरेशन के दौरान में ऑक्सीडाइज होते हैं। एंड यू नो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स एनर्जी इज लिबरेटेड. The most common respiratory substrates are carbohydrates, proteins, fats and organic acids. और मल्टीपल चॉइस में बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 और कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विच आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। और सबसे कॉमन अगर पूछेगा, मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे कॉमन जो सबस्ट्रेट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ETS. व्हाट इज ETS? ETS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Electron transport system is located in the inner mitochondrial membrane. Mitochondria, you know, the powerhouse of the cell, और उसके inner side में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, उपस्थित होता है। आपने क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है और साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये हेल्प करता है हमें इन रिलीजिंग एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। क्रेब साइकिल में आपने पढ़ा था कि क्रेब साइकिल में NADH2 और FADH2 लिबरेट होते हैं, और जैसे ये लिबरेट होते हैं ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं और साथ में एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन सो जनरेटेड गेट ट्रांसफर्ड टू अम्बिक्विनोन थ्रू FMN। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पैदा होते हैं, ये अम्बिक्विनोन जो है थ्रू FMN जो है ट्रांसफ़र होते हैं। इन अ सिमिलर मैनर FADH generated during citric acid cycle gets transferred to ubiquinone। मतलब कि इसी तरह से FADH2 से भी ये सिमिलर मैनर में जब सिट्रिक एसिड साइकिल होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं ubiquinone में। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ubiquinone आर रिसीव्ड बाय साइटोक्रोम। बाद में ये जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं ये उबिक्विनोन से साइटोक्रोम जो है रिसीव कर देता है एंड फर्दर गेट ट्रांसफर टू साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक्ट्स एज ए मोबाइल कैरियर। अब यहाँ पर साइटोक्रोम C जो है ये मूव भी करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मोबाइल कैरियर बिटवीन कम्प्लेक्स 3rd एंड साइटोक्रोम C। ऑक्सीडेज complex containing cytochrome A and A3 along with copper and centers. The transfer of electrons process is accompanied by the production of ATP and ADP. जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी करेंसी जनरेट होती है, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट।
and inorganic phosphate by the action of ATP synthase, that is an enzyme. Amount of ATP produced depends on the molecule which has been oxidized. अब डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है और कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, उसी पर डिपेंड करेगा कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कितनी रिलीज होती है. नॉर्मली 3 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH. अगेन यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड बाय oxidation of NADH single molecule. By oxidation of a single NADH molecule, 3 ATP energy molecules, 3 ATPs are produced. 1 molecule of FADH2 on oxidation gives 2 ATP molecules. ये आपने याद रखना है कि FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेशन पर, लेकिन NADH से 3 ATP ये जो प्रोड्यूस होते हैं. Regarding amphibolic pathway, I have already told you in the previous videos. एम्फीबॉलिक, और मैंने बताया था एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं. एम्फीबियल पाथवेज वो पाथवेज होते हैं जो दोनों पर्पस फुलफ़िल करते हैं. मींस एनाबॉलिक प्रोसेस को भी फुलफ़िल करते हैं और कैटाबॉलिक. यू नो एनाबॉलिक इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस वेयर एज catabolism or catabolic is a destructive process in which bigger molecules are broken down into simple molecules. So it involves, for example, best example is Krebs cycle. Krebs cycle involves the amphibolic pathways in which both the catabolism of carbohydrates and fatty acids and the synthesis of anabolic precursor of amino acids synthesis takes place. यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म. और एनाबॉलिक भी साथ में होती है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस. अमाइनो एसिड तैयार होते हैं तो देन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज एनाबॉलिक प्रोसेस. सो बोथ द प्रोसेस आर इन्वॉल्व, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक. During synthesis of fatty, I am repeating this question, I have already told you in previous videos. During synthesis of fatty acids, acetyl CoA is withdrawn from the respiratory pathways. जब फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है तो एसिटाइल CoA जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर दिया जाता है. आल्सो इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन respiratory substrates get withdrawn. This thus respiration also involves in एनाबॉलिज्म. तो जैसे ये सबस्ट्रेट्स विड्रॉ होते हैं तो रेस्पिरेशन जो है जो नॉर्मली कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन अभी जैसे ये सबस्ट्रेट्स विड्रॉ हो जाते हैं तो यही रेस्पिरेशन जो है अब कैटाबॉलिज्म के बजाय एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है. तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन ने एनाबॉलिक पाथवे भी अपनाया और रेस्पिरेशन ने कैटाबॉलिक पाथवे भी बनाया. तो वही कैन से दिस इज़ अ amphibolic, having both the processes occurring, that is why it is known as amphibolic pathway. Therefore respiration can be termed as the amphibolic pathway. Now let us discuss a little more concept that what are the various assumptions which are made during calculation of net gain of ATP. जब ATP जो है उसका गैन होता है उस वक्त जो है क्या क्या एजम्पशन, मीन्स यहाँ एजम्पशन का मतलब है कि निष्कर्ष क्या निकाले थे. जब ATP कैलकुलेशन का जो है ये रिएक्शन हुई या प्रोसेस हुई तो उस वक्त क्या क्या जो है इन्होंने लॉज जो है फार्मुलेट किए. It is possible to make calculation of net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं. मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम दे सकते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ ओनली ए थियोरेटिकल एक्सरसाइज. लेकिन हकीकत में ये सिर्फ थियोरेटिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली जो है ऐसा संभव नहीं होता है. These calculations can be made only on certain assumptions. So यहाँ पर एक assume किया जाता है, means एक विदाउट रीजनिंग ही मान के चलिए कि एक्चुअली
एक्चुअल या फैक्चुअल कैलकुलेशन से ये निष्कर्ष नहीं निकाले हैं, लेकिन एक अज्यूम किया जाता है, एक अंदाज़ा सा लिया जाता है. सो देयर इज़ अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद glycolysis TCA cycle and ETS pathway following one after the another. assumption ये है कि यहाँ एक सीक्वेंस बनी होती है, पाथवेज के फंक्शन की एक सीक्वेंस बनी होती है, जैसे विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल एंड ETA पाथवेज फॉलोइंग वन अनदर. ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं. NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में तैयार होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है. नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथ आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है जो दूसरे किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है. एंड लास्टली ओनली ग्लूकोज इज़ बीइंग रिपेयर्ड. नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर एंटरिंग इन पाथवे एट एनी ऑफ इंटरमीडिएटरी स्टेज. इसमें सिर्फ ग्लूकोज जो है वही रेस्पायर्ड किया जाता है. दूसरा जो है कोई अल्टरनेटिव इन पाथवे में एंटर नहीं करता है. थैंक यू वेरी मच.